नर्मदा किनारे नरसिंहपुर में जन्मे विनोद पुरोहित देश के नामी समाचार संस्थानों में संपादक के पद पर रह चुके हैं। हाल ही में विनोद पुरोहित जी ने नर्मदा परिक्रमा की है और एक ऐसे व्यक्ति की नर्मदा परिक्रमा जो बमुश्किल दिन भर में 400-500 कदम चलता हो, वो एक दिन में 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र तय करे, ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर, पथरीले रास्तों पर। हम बात करते हैं कि आखिर नर्मदा परिक्रमा क्यों, नर्मदा परिक्रमा के क्या अर्थ हैं, क्या फ़ायदे हैं? विनोद जी, आपने नर्मदा परिक्रमा जो की, वो विचार आपके मन में कैसे आया? गौरव जी, नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा का विचार मुझे आया, कह सकते हैं कि जब मैं कानपुर में था, गंगा के किनारे था, तब मुझे पहला विचार आया कि मुझे नर्मदा की परिक्रमा करनी चाहिए। चूँकि मैं नर्मदा किनारे पैदा हुआ, नर्मदा किनारे ही मेरा पालन पोषण हुआ, तो नर्मदा के प्रति आस्था जो है वो बचपन से थी। और अखबारों में काम करते हुए, अखबारों की समाचारों की जो जद्दोजहद है, उससे इतर जो है जब भी कुछ ऐसा सोचते थे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये शांति मिलती थी जब मैं नर्मदा किनारे जाके पहुंचता था। गौरव जी, ये ऐसा एक वाकया हुआ कि जब मैं कानपुर से इंदौर आया, तो मुझे लंबे समय तक ये सपने आते थे कि मैं किसी नदी के किनारे या किसी पानी के किनारे चल रहा हूँ और चला जा रहा हूँ। मैंने अपने घर में चर्चा की कि यार, मुझे लगातार ये सपने आ रहे हैं कि मैं किनारे किनारे कहीं जा रहा हूँ, पानी किनारे। और अकस्मात जैसे रहता ना कि एक आपके अंदर एक विचार कौंधा कि यार, मुझे नर्मदा परिक्रमा कर लेनी चाहिए या करनी ही चाहिए। और पहले इसका जो उद्देश्य था वो आध्यात्मिक कम स्टडी के तौर पे जाता था। चूँकि अपन जर्नलिस्ट हैं, तो हर चीज़ को जानने समझने की ख्वाहिश रहती है। तो ये सोचा कि नर्मदा किनारे जाएंगे, वहाँ की रीति नीति, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की लोक नीति, लोकगीत, इन सबको संजोएंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो पहला उद्देश्य नर्मदा परिक्रमा में जाने का सिर्फ और सिर्फ अध्ययन था। उसके बाद में जब परिक्रमा करने निकले, और एक और इस पे बीच में बात ये आई कि जिसे अपन बोल सकते हैं ना कि ये मुझे मैया की तरफ से बुलावा था। दरअसल नर्मदा परिक्रमा बहुत आसान नहीं है कि हम उठें और चलें और किसी मंदिर की परिक्रमा करके आ जाएं। ये तकरीबन 3700 किलोमीटर का की पेरी फेरी है, जिसमें आप पूरी नर्मदा जी की परिक्रमा करते। तो सहज नहीं था। घर के लोगों ने भी आशंका जताई कि जैसा आपने भी बोला कि भाई, अखबार में एक संपादक की जो दायरा रहता है चलने को, वो कितना रहता है, जितना बड़ा न्यूज रूम उतना बड़ा संपादक दौड़ के चल लिए, नीचे उठे, गाड़ी में बैठे, घर चले गए। तो सभी ने आशंका जताई कि भाई, इतना कैसे चलोगे भाई, इतने कंफर्ट जोन में रहने वाला आदमी कैसे जाएगा। लेकिन मन में एक कन्विक्शन आ गया था, एक संकल्प आ गया था। और सबसे बड़ी बात की मैं कहूँगा कि मैंने नर्मदा परिक्रमा नहीं की, मैया जी ने मुझे बुलाया और उन्होंने ही ये ताकत दी कि तुम परिक्रमा कर लो, वरना हमारी गति मति ऐसी नहीं है कि हम परिक्रमा कर लें। उन्होंने परमिट किया कि तू कर ले, तो मैंने कर ली। 118 दिन की यात्रा रही आपकी। इस यात्रा में आपको कहीं कोई संकट, शारीरिक व्याधि या किसी भी अन्य प्रकार के संकट जो आए हों, आर्थिक संकट भी बोल सकते हैं, सामाजिक संकट बोल सकते हैं, आपराधिक संकट भी बोल सकते हैं, ऐसे कोई संकट आपके सामने खड़े हुए हो? दरअसल हम जब परिक्रमा के लिए निकलते हैं, तो हम संकल्प लेते हैं कि मैया, हम तेरे भरोसे जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम एक आस्था के सहारे चलते हैं और पूरी तरह उन पर आश्रित रहते हैं, तो मुझे लगता है कि सारे संकट वहीं खत्म हो जाते हैं। फिर आप नहीं रहते हैं, आपकी जिम्मेदारी उस इष्ट पर आ जाती है जिसके भरोसे आप चल रहे होते हैं। निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा कि भाई, अपनी चलने की आदत नहीं, हम इतना इतना लंबा चलते थे, थकान भी होती थी। लेकिन शाम को जैसी थकान होती थी और सुबह हम
4 बजे उठ के और फिर नहा के और पूजन करके जैसे ही खड़े होते थे तो फिर उतने ही फ्रेश हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे हम आज पहली बार चल रहे हैं। आप यकीन करेंगे कि इतने लंबी परिक्रमा के दौरान मुझे हर दिन वही जोश रहा, वही जज्बा रहा, वही जुनून रहा जो पहले दिन था। अंतिम दिन तक मेरे में अंदर वही फील होता रहा कि मैं पहली दिन परिक्रमा कर रहा हूँ और मैं पहले दिन चल रहा हूँ। तो ये एक था कि आप जब नर्मदा जी के किनारे चलते हैं तो एक प्रवाहमान जल का जो शक्ति है, जो कि स्थापित है, सत्य है कि जब आप प्रवाहमान जल के किनारे चलते हैं तो वो अपने आप में एक शक्ति होती है। वहाँ का माहौल जो है अपने आप में एक शक्ति की ऊर्जा प्रेरणा पुंज होती है। तो वो खुद महसूस भी होता है। मतलब ऐसे कई जगह आया जब हमको लगा कि हम चल ही नहीं रहे हैं, कोई एक शक्ति है जो हमको चला रही है। कोई हम अकेले भी चले तो ऐसा लगा कि मैं अकेला नहीं चल रहा हूँ, मेरे पीछे मेरे साथ में कोई चल रहा है। दूसरा, जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो मैया आपको निर्भर बनाती है, निर्भय बनाती है। वो वहाँ कोई खौफ नहीं है। जैसा पहले कहते थे कि सूरपानी के जंगलों में लूट होती है, मैं तो अकेला चला था। जैसे मैं एक लाइन में कहूँ कि अकेला ही चला था, जानवे मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारबा बनता गया। और मेरे साथ लोग और भी जुड़ते गए और हम सब चलते रहे, लेकिन ज़्यादातर मैं अकेला चला। और उसकी वजह ये थी, मुझे लगता है कि जिस अनुसंधान के लिए हम निकले हैं वहाँ पर हम नर्मदा परिक्रमा मूलतः जो है वो खुद को खोजने की एक प्रक्रिया है। हम अखबारों में रह के, खबरों के बीच में रह के हम दूसरों की खबर लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपनी खबर भी लेनी चाहिए। तो इसका पीछे, परिक्रमा के पीछे एक असल मकसद ये भी था कि मैं जानना चाहता था कि यार मैं हूँ क्या, मैं क्या हूँ। जैसे रहता स्वाध्याय करने के लिए गए, हम खुद से साक्षात करने के लिए गए। तो वो परिक्रमा एक प्रक्रिया है खुद को जानने की, स्वाध्याय की। उसी के तहत आगे बढ़े। कोई वहाँ सुरक्षा का खतरा नहीं था। हम पूरे के पूरे जंगलों में और तमाम मैदानी इलाकों में अकेले चले। वहाँ किसी ने कोई वो नहीं है। इवन आप जब नर्मदा पथ पर चलते हैं तो बहुत से सहयोगी लोग भी मिलते हैं आपको। उनकी इतनी आस्था है नर्मदा जी में, चूँकि जीवनदायिनी है हमारे मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो उसके आसपास रहने वाले या तमाम वो लोग जो उससे जुड़े हुए हैं, जो उसको जानते हैं, उसकी महिमा को जानते हैं, वो सब आपके समर्थन में आते हैं और आपके सहयोग करते हैं। नर्मदा किनारे इतने इतने इलाकों में अन्य क्षेत्र चल रहे हैं जहाँ आपको भोजन प्रसादी मिलती है, जहाँ आपको रुकने के लिए मिल जाता है, जहाँ आपकी लोग जिम्मेदारी से आपकी परवाह करते हैं, आपके बारे में मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलती रहती हैं। सुरक्षा का कोई खतरा वहाँ नहीं है। नर्मदा का पथ में कठिनाइयाँ निश्चित रूप से आती हैं। जैसा आपने बोला कि भाई कहीं मैदान है तो कहीं बहुत पहाड़। जैसे शूरपानी के जंगल की हम बात करें तो 250 किलोमीटर का सूरपानी का जंगल है, जिसमें से 100 सवा 100 किलोमीटर में सड़क ही नहीं है। वहाँ आप पगडंडी से जाते हैं, कच्चे रास्तों से जाते हैं, वहाँ पत्थर हैं, वहाँ पर बजरी है, वहाँ तमाम तरीके के बड़े बड़े बोल्डर हैं, उन सबको पार करते हुए जाते हैं और एक्सट्रीम हाइट है वहाँ। वो सब पार करके जाते हैं। मांडव में भी अच्छी खासी चढ़ाई है और एकदम से स्लोप है, वहाँ एकदम से उतार है। तो ये सारे झंझावात हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमको मजबूत भी बनाते हैं। जो हमारी आत्मबल की परीक्षा भी होती है वहाँ कि भाई देखो मैं क्या हूँ। मतलब जैसे मैं ये मानता हूँ कि वहाँ जाके पता चलता है कि एक्चुअल हम कितने गहरे हैं और कितने उथले हैं, हमें किस चीज़ की कमी है। सबसे बड़ी बात तो वह है कि परिक्रमा में चलने के दौरान जो है वो आपके अंदर का अहंकार भी टूटता है। जैसे कि नर्मदा, मतलब आपके अंदर का जो मद है वो मैया हर लेती है। आत्म साक्षात्कार की इस प्रक्रिया में पूरी यात्रा करने के बाद
आपको क्या महसूस हुआ, क्या प्राप्त हुआ कि आखिर नर्मदा यात्रा, नर्मदा परिक्रमा सफल हो पाई? गौरव जी, नर्मदा परिक्रमा जिसे अपन कह ले, मैं एक लाइन में यदि कहूँ कि अभाव में आनंद की प्राप्ति है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है कि सीख है। ये सीख है कि हमको जो चाहिए है, हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, वो असल आपके ही पास है। जिसके लिए हम तमाम तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं, यदि ध्यान से देखें, बहुत शांत होकर देखें, तो वो आपके अंदर है। दूसरी एक सबसे बड़ी जो टेक होम मैं कहूँ कि नर्मदा जी का जो अपना स्वरूप है, कि मतलब वहाँ से बाल रूप से चलती हैं और भरूच में जाके शरणागत होती हैं सागर में। वो एक सीख ये है कि आप भी जीवन में प्रवाहमान रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। आप कहीं रुके नहीं। मतलब तमाम झंझावात आएंगे, जैसे नर्मदा जी तमाम पहाड़ों को चीर के पार करके आगे बढ़ती रही हैं। तो कष्ट तो जिंदगी में आएंगे, लेकिन उनको सहज रूप में अपनी पूरी दमखम के साथ में उनको पार करके आगे बढ़ें। उसमें उलझे ना रहें, मतलब वहाँ ठहर ना जाए। जीवन जो है वो चलने का नाम है। यही एक बड़ी सीख नर्मदा जी की परिक्रमा में मुझे मिली। मूलतः आप पत्रकार हैं, संपादक के पद से रिटायर हुए हैं। एक पत्रकार के नाते नर्मदा जी में आपने अवैध रेत उत्खनन भी देखा होगा, आपने गंदा पानी मिलता हुआ नाला भी देखा होगा, प्रदूषण भी देखा होगा। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि सरकार कहाँ पिछड़ रही है, या वनों को भी कटते हुए देखा होगा, तो आप क्या महसूस करते हैं? ये बहुत दुखद है। मतलब आज़ादी के इतने बाद भी हम यदि बात करें कि बड़वानी से 30 किलोमीटर दूर से भवती गांव आता है, उसके बाद शूलपानी का जंगल शुरू होता है, और शूलपानी का जो जंगल है वो मध्य प्रदेश, नंदुरबार महाराष्ट्र का जो जिला है वहाँ, और गुजरात के गोरा कॉलोनी तक ये पूरा फैला हुआ है। इसमें से मैंने जैसे कहा कि 100 सवा 100 किलोमीटर तक तो पगडंडी पे ही हमको चलना होती है। सूलपानी जंगल जरूर कहलाता है, लेकिन सूलपानी में जंगल जैसा कुछ नहीं है। वहाँ झाड़ियाँ हैं। वहाँ चलते समय आपको यदि ये देखें कि छायादार कोई वृक्ष भी नहीं मिलता। सूलपानी जैसे जगह में इतना लंबा वो है, उसमें पानी की लोगों को अभाव है। लोग जाके 3-3 किलोमीटर नीचे जाके नर्मदा जी से पानी लेके आते हैं। वहाँ पानी का बड़ा संकट है, वहाँ बिजली का बड़ा संकट है, वहाँ शिक्षा का बड़ा संकट है। कुछ कुछ समाज सेवियों ने जो है वहाँ जाके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी बहुत कम है। मैं तो बोलता हूँ कि वहाँ मुझे तो शून्य टाइप की वहाँ फैसिलिटी दिखाई दी, कुछ नहीं। लोग जो हैं वो प्रसव कराने तक अपनी खाट पे डाल के और महिलाओं को ले जाते हैं। समाज सेवा में जुड़े हुए जो परिक्रमा वासियों की समाज सेवा कर रहे हैं या उनकी सेवा कर रहे हैं, वो लोग जरूर मेडिकल फैसिलिटी लेके अपने सेवा केंद्रों पे बैठे रहते हैं। वो इन लोगों की भी वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ अशिक्षा बहुत है, गरीबी बहुत है। मतलब जिस जिस इलाके में पहले कहा जाता था कि लूट होती है, ये वही इलाका है। और हम समझ सकते हैं कि वो लूट इसलिए करते थे कि उनके पास कुछ होता ही नहीं था। तो जो भी आदमी वहां से गुजरता था इसलिए कि वो अपनी गुजर बसर करें, भाई वो तो जल जंगल जमीन के भरोसे वहां थे। अब उसमें भी यदि उनको जो भी नीतियां हैं सरकार की उसके तहत उनको यदि अपना वो ना मिले, तो वो लोगों को लूटते थे। बाद में ये हुआ, जो जागरूकता आई, तमाम साधु संतों ने उनको जो भी जागरूक किया, उससे उनमें ये आई कि लूटना बंद किया। लेकिन कुछ समाज से भी उनको अनाज देने लगे, और उससे वो नर्मदा परिक्रमा वासियों की भी सेवा करते हैं, मदद करते हैं। नर्मदा परिक्रमा देश के दो बड़े राजनेताओं ने भी की है। एक मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने 2-3 बार यात्रा की। 2 बार। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, उन्होंने एक बार नर्मदा परिक्रमा की। दोनों की नर्मदा परिक्रमा में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? गौरव जी, आप जानते हैं, अपन तो पत्रकार हैं, सत्ता या सियासत से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी कोई भी
पहल करता है, उसके पीछे निश्चित रूप से उसकी एक आस्था तो रहती है, लेकिन उसका जो अंततोगत्ता, उसका जो लक्ष्य होता है वो वोट होता है कि मैं उन इलाकों को कवर कर लूं जिसमें मेरे वोटर हैं, या हमको वहाँ से कैसे 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 हमारा गणित बन सकता है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण रहता है, क्योंकि ये दो बड़े नेताओं के वहाँ परिक्रमा करने के बावजूद भी यदि हम शूलपाणी की ये स्थिति बयां कर रहे हैं, और जो मैं देख के आया हूँ, या भरूच में से जिस गंदी जगह से हम निकल के परिक्रमा करते हैं, दूर न जाएं हम बड़वाह में से जिस तरीके से भैंस के तबेलों में से होते हुए नर्मदा परिक्रमावासी गुजरते हैं, तो ये ठीक होनी चाहिए। कुछ स्थानों पर सरकार की तरफ से पंचायत भवन में आप जरूर परिक्रमावासियों को रुकने की व्यवस्था की है। कुछ जगह पे जो है वो पैसे भी दिए गए हैं, जहां पर कि अब शेड वगैरह बना दिए गए हैं, कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप परिक्रमावासियों के कष्टों को दूर कर दें, लेकिन उस पथ को जरूर पवित्र रखें, शुचिता बनाए रखें, जहां से कि परिक्रमावासी उस मैया की, अपने इष्ट की परिक्रमा करते हुए गुजरते हैं। जहां बहुत गंदगी है, कुछ कुछ जगह जो है बहुत ही कह सकते हैं कि मुश्किलात है। और सबसे बड़ी बात आप देखें कि नर्मदा जी के किनारे तक लोगों ने खेती कर रखी है। वहां परिक्रमा पथ पे जाने वाला आदमी बिल्कुल ढिग पे से निकल रहा है, और वहां स्प्रिंकलर से सिंचाई हो रही है, तो वो कितने ही लोग रपट के गिरते हैं वहां। कितने ही लोग जो है स्प्रिंकलर के लिए जो बिजली के तार लगाए गए हैं वो खुले पड़े हुए हैं, उसमें हमारे ही साथ के कुछ लोग पीछे, उनको करंट का झटके लगे। तो एक निर्धारित पथ होना चाहिए, एक निर्धारित नीति होनी चाहिए कि भाई इसके आगे खेती ना करें। ये जो स्थान है ये नदी का कैचमेंट एरिया है, इसमें किसी को भी परमिट नहीं होना चाहिए कि आप जाके वहाँ खेती करें। और ये यदि खेती कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ का शासन प्रशासन इस बात को जान रहा है और वो उनको परमिट कर रहा है, जो मुझे लगता है गलत है। मैं अपने फिर मूल प्रश्न की ओर वापस आ रहा हूँ विनोद जी। मैंने पूछा था कि प्रहलाद सिंह पटेल और दिग्विजय सिंह की यात्रा, परिक्रमा, दोनों की परिक्रमा में आप क्या अंतर मानते हैं, या एक जैसी परिक्रमा आपको महसूस हुई? दोनों की, मैं फिर से वही आपको जवाब दूंगा कि दोनों जो है राजनेता है, दोनों की पार्टियां अलग हैं, और नेता किसी भी पार्टी का हो, उसका जो लक्ष्य होता है वो होता है सियासत और सत्ता। और अंतर जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अंतर होगा। मान लो निश्चित रूप से वो यदि निकले हैं तो उनकी आस्था नर्मदा जी में होगी, और नर्मदा जी के सहारे, उस आस्था के सहारे वो पूरी परिक्रमा उन्होंने की है। लेकिन कहीं ना कहीं एक, जैसे मैंने बोला ना कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा एक हिडन एजेंडा ये भी था कि मैं किनारे से स्टडी करते हुए चलूं, वहाँ की लोक नीति, वहाँ की लोक जीवन को, वहाँ की स्थितियों परिस्थितियों को। तो वो नेता हैं तो उनका अपना लक्ष्य होगा कि भाई यहाँ कैसी कैसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, जाहिर है वो भी वो देखते हुए चल रहे हों। तो नर्मदा के ऊपर आप कुछ भविष्य में जो भी लिखेंगे, कब तक पूरा करने की संभावना? देखिए क्या है, जैसे कहा, वो कहते हैं ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। नर्मदा जी का जो महात्म्य है, जो उनकी महत्ता है, वो अनंत है। उसमें सौंदर्य भी है। गौरव जी, मैं आपको बताऊं कि इस धरती पर दो बड़े केंद्र हैं जहां पर कि वैराग्य आप महसूस करते हैं, एक हिमालय और दूसरा नर्मदा नदी। नर्मदा जी के साथ ये है कि वैराग्य के साथ ही आपको सौंदर्य का भी वहाँ अनुभव होता है। इतनी विशाल, इतना प्रकृति वहाँ अपने पूरे पवित्र रूप में है। सूरज उगता है, सूरज डूबता है, वो सारे जो दृश्य हैं, जो नर्मदा जी के सहारे झिलमिलाते हुई किरणें वहाँ पर, तो तमाम पहाड़ आपको ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे योगी बैठे हुए हो, मैया की परिक्रमा, मतलब पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। सुबह आप निकलो तो नर्मदा जी से जो भाप निकलती है वो ऐसा लगता है कि
कोई योगी बैठा हुआ जो है वो धुनी रमा के बैठा है। तो ऐसे कई कई दृश्य हैं, मतलब तो अब इसका कितना मैं बयान कर पाता हूँ वो निश्चित रूप से करूँगा, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही लिखने का हुआ है। अब लेकिन कब तक पूरा हो पाएगा ये अभी शायद मैं आपको ये बता ना पाऊँ, लेकिन निश्चित रूप से इसके कई पहलू हैं। एक ट्रेवलॉग तो है ही, जो कहाँ कहाँ से गुजरे, क्या क्या हमने देखा। एक मुझे लगता है कि नर्मदा जी और बैराग्य के ऊपर भी शायद कुछ मैं लिख पाऊँ, क्योंकि आप जब चलते हैं और जब आप नर्मदा जी को निहारते हैं तो रिक्त तिक्त और विरक्त भाव भी आप में जागता है, और वो भाव के साथ ही कई विचार उठते हैं। वो विचार भी मैंने महसूस किए हैं। कई लोग जैसे बात करते हैं कि नर्मदा किनारे कई कई चमत्कार होते हैं, कई लोग ये भी बोलते हैं कि मैया जी के दर्शन हुए। तो वो चीज़ें सारी भाव की बात है, मतलब जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। आपके भाव यदि बहुत शुचितापूर्ण हैं, बहुत पवित्र हैं, तो आपको वो दर्शन होते भी। रिक्त तिक्त और विरक्ति का भाव प्रभावमान रहे। अगर नर्मदा परिक्रमा के बारे में आप कुछ जानकारी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, हम नर्मदा परिक्रमा वासियों से चर्चा कर आपको वो उपलब्ध कराएंगे। आप तब तक खबर नेशन यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।